कैसे होंगे। लेकिन जो लोग हॉस्पिटल जाते हैं, जो डायग्नोस कराते हैं, क्या वो ठीक होते हैं? अगर तो होते हैं तो मैं तो बोल रहा हूँ एक पेशेंट दिखा दो मुझे जो किडनी डिजीज का हो, हॉस्पिटल गया हो, डायग्नोस कराया, ठीक हो गया हो। हार्ट डिजीज का हो, हॉस्पिटल गया हो, डायग्नोस कराया, ठीक हो गया हो। डायबिटीज का हो, बीपी का हो, लिवर का हो, कैंसर का हो, जो उसने हॉस्पिटल गया, सारी बातें मानी और वो ठीक है, दवाइयां मुक्त है और सिम्टम भी चले गए। हमारे से एक पेशेंट दिखा दो। तो ये भ्रम है कि एलोपैथिक हॉस्पिटल जाएंगे, डायग्नोस करेंगे और ट्रीटमेंट करेंगे और हम ठीक हो जाएंगे, ये भ्रम है। अगर तो भ्रम नहीं है तो मैं बोल ही रहा हूँ, ऐसा एक पेशेंट दिखा दो। सर 8,000 बीमारी में आज कितने जो है कि मुफ्त इलाज के बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं। ठीक, बीमारियां जैसे मैंने बताया, बीमारियां 8,000 तरह के नामकरण किए हुए हैं। बीमारियों को बीमारी के नाम से ना पहचान के उनके सिम्टम्स हम पहचानेंगे। नाम तो डॉक्टर देता है, नाम डॉक्टर बोलता है को कैंसर होता, हमें तो बॉडी चिल्ला चिल्ला के नहीं बोल रही मुझे कैंसर है, मुझे कैंसर है, ऐसी आवाज नहीं आ रही बॉडी के अंदर से। बॉडी तो ये बोल रही है मुझे पेन है, मेरी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, मुझे कमजोरी है, मैं सांस नहीं ले पा रहा, बॉडी तो ये बोलती है। और उसी चीज को डॉक्टर एक नाम दे देता है, उसके बाद से हम अपने आप को उस नाम से पहचानते हैं और यहीं से जो रास्ता है वो बीमार रहने का शुरू होता है, न कि अपने आप को ठीक करने का। तो आज हम बताएंगे कि 29 तरह से इंसान बीमार पड़ सकता है। वो 29 तरीके कौन है यहाँ पे दिख ही रहा है। और पहले तो वो पहचान करना, सेल्फ मॉनिटरिंग, और उसको जब पहचान यही है तो उसे कैसे ठीक करें। ये आप देख रहे हैं, जो मेरे यहाँ पे देख रहे हैं, अगर देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं, दवाइयों को देख रहे हैं, ये सारा कुछ, ये मेरा हॉस्पिटल सेटअप है। अगर आपके घर में ये सारा कुछ है तो आप जितनी बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम आपने सुने हैं, वो ना केवल उनके वो कैसे ठीक होता है वो मैं सिखाऊंगा ही, बल्कि जो लोग ठीक हुए हैं वो पेशेंट खुद ब खुद यहाँ रिपोर्ट के साथ मैं दिखाऊंगा। सर अगर किसी को इमरजेंसी हो जाए, मतलब इमरजेंसी में तो वो एलोपैथिक नहीं जाएगा, इसके लिए क्या कहेंगे सर? देखिए, इमरजेंसी अगर हो जाए तो एलोपैथिक में जाएगा, क्योंकि उसके बाद और कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, बाकी सारे तरह के पैथोलॉजी को बंद कर दिया गया है। अब जरा सोच के देखिए, मैं आपको उसे कितना बताता हूँ। मान लो इमरजेंसी कैसे होती है। सांसें नहीं आ रही, एक तरह की इमरजेंसी है। अगर सांसें नहीं आ रही हैं तो ये एक इमरजेंसी है, और इसमें हॉस्पिटल जाएंगे तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा देंगे। आपके पास पावर बैंक है, अगर पावर बैंक है तो इसका इलाज अभी हो जाएगा। ये पंखा और पावर बैंक मैंने फिट कर दिया। ये समझने वाली बात है, जब 6 इंच दूर पे ये पंखा मैं रख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स है मेरे इस एरिया में, यहाँ पे इस एरिया में। ये रिसेप्टर्स में जब कोल्ड एयर का स्प्रे होता है, जैसे ये हो रहा है, तो कुछ देर के अंदर 5-7 मिनट में वो लंग्स को ट्रिगर करता है। लंग्स को ट्रिगर करने से आपकी लंग्स बेहतर काम करने लगती है, आपका SpO2 बढ़ने लगता है, आपकी सांसें ठीक से आने लगती है। तो इसके बजाय वही वाला पेशेंट जब हॉस्पिटल जाएगा और उसको वेंटिलेटर में डाल दिया जाएगा और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। वेंटिलेटर से सिर्फ और सिर्फ मौत होती है। मैंने तो नहीं देखा कोई वेंटिलेटर से बाहर निकल के जीवित भी आया हो। तो ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे कई सारे मैं उदाहरण दूंगा। जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया हो तब इमरजेंसी में जाएगा, किसी की हड्डियां टूट गई तब इमरजेंसी में जाएगा। जबकि सबका इलाज याद रखिए, जब किसी की हड्डी टूटती है तो वो डॉक्टर क्या करता है, वो हड्डी को सही जगह प्लेस कर देता है। लेकिन जब उसकी हड्डी जुड़ना शुरू होती है, उसमें डॉक्टर का किसी दवाई का कोई रोल होता ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी का रोल होता है। बॉडी उस चीज को कैसे जल्दी से जल्दी कर ले, ये मैं आपको आज बताऊंगा। तो लगता ऐसा है आपको कि मुझे हार्ट अटैक आ गया, हॉस्पिटल जाना जरूरी है, जिस तरह से मुझे दुख हो गया तो मुझे मंदिर जाना जरूरी है। तो जैसे मंदिर जाना अपनी आस्था की बात है, मंदिर जाने को कोई साइंस नहीं बोल सकते। मैं ये नहीं बोल रहा मंदिर जाओ या नहीं जाओ, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि मंदिर जाना आस्था है। सिमिलरली हॉस्पिटल जाना इमरजेंसी में एक आस्था है। मैं तो क्लियरली बोल रहा हूँ, लाइव बोल रहा हूँ, अभी लाइव चल ही रहा है। अगर कोई साबित करते कि हॉस्पिटल जाने से किसी भी तरह की इमरजेंसी में किसी भी तरह का कोई फायदा होता हो, उसके बचने के चांस ज्यादा होते हो, तो चलो भाई, आपकी तरफ से यहाँ पे मैं चैलेंज एक और अनाउंस करता हूँ कि भाई अगर हॉस्पिटल जाने से किसी भी तरह की इमरजेंसी में थोड़ी बहुत राहत मिलती हो, ऐसा कोई सबूत है तो बता दे, मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। तो वो एक आस्था है। इस तरह का प्रोपेगेंडा बनाया गया है। और ये जो एलोपैथी की हॉस्पिटल्स हैं, आज से 60 साल पहले, 70-80 साल पहले नहीं थे, तब भी इमरजेंसी होती थी। और तब कैसे इंसान बचता था, चाहे कुत्ते के काटने से या कोई जख्म लगने से, वो सारा कुछ आज आपको ट्रेनिंग देंगे और आप देखेंगे कि ये सारा कुछ बेहतर हो सकता है, घर पे हो सकता है, बिना किसी साइड इफेक्ट हो सकता है। सर आम लोगों में एक बात ये कही जाती है कि अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो सूरत में जो नेचुरोपैथी आम बात में जो कई बातें बोली जाती है, लेकिन हर बात जो बोली जाती है वो सबूतों के आधार पर नहीं होती है। आप तो ये जानते ही हैं कि जब भी किसी को हार्ट अटैक के सिम्टम आते हैं तो वो हर बार हॉस्पिटल पहुंचता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पहुंच नहीं पाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पहुंच जाते हैं।
और पूरी दुनिया में ऐसे कई सारे ऑब्जर्वेशन स्टडीज हुए हैं जिसमें देखा गया कि जो लोग पहुंच गए और जो लोग पहुंच नहीं पाए, तो क्या जो लोग पहुंच गए उनके वो ज्यादा जिंदा हैं इन कंपैरिजन में जो पहुंच नहीं पाए। आप हैरान होंगे जान के कि जो लोग पहुंच गए उनके मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मेरी किताब है हॉस्पिटल ट्रैप, ये किताब है, इसमें मैंने सारे आंकड़े दिए हुए हैं कि हार्ट अटैक के केस में अगर आप हॉस्पिटल ले जाए जाते हैं तो आपकी मृत्यु के चांसेस बढ़ जाते हैं ना कि कम हो जाते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ मैं यूं ही अपने अंदाज से नहीं बोल रहा, उसके सबूत मैं आपको साथ में पेश कर रहा हूँ। हॉस्पिटल ट्रैप, ये किताब खरीदने की भी जरूरत नहीं, खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं, लेकिन मेरे वेबसाइट विश्वरूप.com/ebook से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं कि हार्ट अटैक के बाद अगर हॉस्पिटल ले गए तो उसकी मृत्यु के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये अभी तक के एविडेंसेस हैं और मेडिकल साइंस के एविडेंसेस हैं। सर क्या बेडरिडन पेशेंट भी हो सकते हैं घर पे? बेडरिडन पेशेंट ठीक होता है, अगर पेशेंट सांस ले सकता है, थोड़ा बहुत खा सकता है, तो वो ठीक हो सकता है। आप कुछ पूछिए। सर किडनी स्टोन के बारे में आपका क्या कहना है? किस एमएम की किडनी में स्टोन है देन? देखिए एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ लगभग 100 लोग हैं मुझे मिला के। अगर हम सबके अगर किडनी का अल्ट्रासाउंड करेंगे, हम में से आधे लोगों को इंक्लूडिंग में हो सकता है छोटे मोटे स्टोन होंगे ही। तो किडनी के स्टोन आते हैं और अपने आप जाते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपके घर में जो डस्टबिन है वो अपने आप धीरे धीरे भर जाता है रात तक, फिर अगले दिन सुबह उसको खाली करने का एक आदमी आता है, वो खाली कर देता है। तो सेम इज द कंडीशन ऑफ द स्टोन, वो आएंगे जाएंगे, जैसे पिंपल्स आते हैं बचपन में, आएंगे जाएंगे, उसको छेड़ दिया हमने तो वो फिर भयानक रूप ले लेता है। लेकिन कुछ केसेस में जैसे आप बता रहे हैं किडनी की स्टोन घटने की जगह बढ़ जाती है, बढ़ती रहती है, तो हमें पेन होता है। तो ऐसा है कि किडनी के स्टोन बढ़ रहा घट नहीं रहा, तो उसको कैसे हम नेचुरली घटाएं, कैसे उसको रोकें उसके बढ़ने को, कैसे उसके पेन को कम करें, ये आज हम देखेंगे। उसके लिए ये यहाँ पे हॉस्पिटल मोशन टब रखा हुआ है, यही हम यूज करते हैं और इसी से जिस तरह से वो आया है वैसे उसको जाना होता है, तभी वो परमानेंटली ठीक होगा। अगर उसको स्टोन को करेक्ट निकाल के फेंक देंगे सर्जरी के माध्यम से तो दोबारा वही स्टोन बन जाएगा। स्टोन बनने के कारण हमने हटाया किसी स्टोन। आप कुछ पूछ रहे थे? और अक्सर आपके जो डायग्नोसिस वेट होते हैं वो आजकल की लाइफस्टाइल से काफी डिफरेंट होते हैं और नेचुरोपैथी को लेकर हमेशा से पर्सपेक्टिव रहा है कि महंगा भी पड़ जाता है लोगों को कई बार, और यूं इस पे इतना अट्रैक्ट नहीं होगा, तो आप इसको कैसे? देखिए नेचुरोपैथी का मतलब डिसिप्लिन। समाज में हमारे नेचर में एक डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन आप देखेंगे पेड़ पौधे पक्षी मछली जानवर सारे लोग डिसिप्लिन में रहते हैं। गौर से देखिएगा, एक पक्षी हर सुबह एक पर्टिकुलर टाइम पे ही उगती है और हर रात को पर्टिकुलर टाइम पे सोने चली जाती है। गौर से सोचिएगा एक चूहा, वो सिर्फ रात को ही खाना खाता है, जब सब सो जाते हैं और दिन में नहीं खाता है, सिर्फ वो कहीं छुप के रहता है। और जो जानवर है वो रात को नहीं खाएंगे, वो दिन में खाएंगे जैसे हम खाते हैं। पूरे दुनिया में सृष्टि में जो भी जीवित वस्तु है चीजें हैं वो एक डिसिप्लिन में रहते हैं, और लेकिन वो डिसिप्लिन आजकल के यूथ ब्रेक करते हैं डिसिप्लिन। और कोई अगर बताया आपको डिसिप्लिन में रहना है तो ये हेल्दी रहोगे, तो ये इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती। ये वही पहला आपका जो सवाल का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जो आप बोल रहे हैं कि नेचुरोपैथी स्लो है, ये जब कोई बोलता है नेचुरोपैथी स्लो है तो वो आधार क्या है? अगर तो स्लो है, मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर किसी को हेडेक हो गया है आप में से किसी को, तो कितना समय लगेगा एलोपैथी की दवाई खाने के बाद हेडेक को जाने में? आप बोलेंगे आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, कुछ तो बोलेंगे। लेकिन अगर बोलूँ नेचुरोपैथी से या आयुर्वेद से 2 सेकंड में आपकी हेडेक गायब हो जाएगी। मैं तो ये 2 सेकंड हेडेक ऑयल है, अगर आप में से किसी को हेडेक है तो अभी ये ले लीजिए और अभी सुन के देखिए, सुनते ही विद इन 2 सेकंड गायब हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं कई सारे उदाहरण दूंगा जहां आप देखेंगे कि मिनटों में सेकंडों में नेचुरोपैथी आयुर्वेद काम करता है, अगर सही इंग्रेडिएंट हो तो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आयुर्वेद में भी जो कमर्शियली बड़े बड़े कंपनीज दुकानों में बेच रही है, ये बता के कि इसके अंदर ये हर्ब है, इसके अंदर ये हर्ब है, अगर उतने हर्ब में वो केमिकल वो ऑयल बनाना हो उनको, तो जितना दाम वो लग रहा है उसका 4 गुना दाम रखना पड़ेगा। तो वो चीज तो अंदर है ही नहीं। फिर हम बोलते हैं ये काम क्यों नहीं करती, पेन क्यों नहीं कम करती, टाइम लग जाता है, क्योंकि जो आधार है आयुर्वेद का वो ठीक से यूज नहीं कर रहे हैं। और उसके नाम पे नाम तो ऊपर लिख दिया कि भाई आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, अंदर वो माल है ही नहीं। जिस तरह से आपको पता है कि घी, कमर्शियल घी जो खरीदेंगे, अगर आपके पास गाय है भैंस है, घर में घी बनाएंगे तो 4 गुना ज्यादा पैसा लगेगा बनाने में। जितना उसको चारा देंगे, जितना आप ईंधन लगाएंगे, तो तब जाके वो घी बनेगा। कमर्शियली आती है वो तो नेचुरोपैथी इज वेरी वेरी फास्ट। आज मैं साबित करके दिखाऊंगा, वेरी वेरी फास्ट, वेरी वेरी इफेक्टिव। अगर
हम इंग्रेडिएंट नेचुरल ले तो डॉक्टर साहब आप लोग कहते हैं कि आपका जो इलाज है वो बड़ा महंगा होता है और उसी में आप कहते हैं कि घर का जो सामान होता है उसी से आप अपना इलाज कर सकते हैं, ये थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैंने अभी आपको बताया घर का सामान से आप इलाज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया कि ब्रेथलेसेस में सिर्फ एक छोटा सा पंखा पर काम कर सकता है जो वेंटिलेटर के लिए आप सोचते हैं। लेकिन अगर कोई बोलता है कि हम आपके हॉस्पिटल में आकर रहेंगे और आप खुद ही कर देंगे तो हॉस्पिटल का एक इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें पैसा लगेगा ही। बल्कि लेकिन तब मैं प्रेरित करता हूँ लोगों को कि आप मेरे हॉस्पिटल में, मेरे क्लिनिक में मत आइए, आप इस तरह की ट्रेनिंग में करके खुद ही अपना डॉक्टर बन जाइए, बी योर ओन डॉक्टर। लेकिन आलसी आदमी है, वो करना नहीं चाहता, वो चाहता है कि हम ही करके दें। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका फेथ मुझ पे ज्यादा है कि आपके सुपरविजन में रह के ही ठीक होंगे। तो आपको समझना होगा मेरा जो मेन काम है लोगों को टीच करना, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। लेकिन एक करके अगर पेशेंट को मुझे देखना पड़े तो एक महीने में बहुत पेशेंट नहीं देख पाऊँ। अगर देखूंगा तो मेरा काम छूट जाएगा। तो मेरा जो फीस है वर्चुअल ओपीडी बोलते हैं 1 महीने का, वो 25,000 रुपए है। लेकिन याद रखिए हम उस पेशेंट से 25,000 ले रहे हैं जो पेशेंट पिछले 20 साल से डायबिटीज की, बीपी की, कई सारी गोलियां अलग अलग बीमारी में ले रहा है, हजारों लाख रुपए खर्च कर चुका है, और उस पेशेंट को दवाई फ्री, बीमारी फ्री कर रहा हूँ 1 महीने में। तो उस हिसाब से अगर देखें तो 25,000 ज्यादा नहीं है। और जिसको 25,000 नहीं देने हैं वो आज का ये ट्रेनिंग करके खुद ही कर ले। और वो जो पैसे आते भी हैं वो इस तरह के आयोजन में हम यूज करते हैं ताकि लोगों को फायदा हो। तो मैं तो खुद ही चाहता हूँ कि हमारे वर्चुअल वीडियो मत आइए, हमारे जो ट्रेनिंग कोर्सेज आप देख रहे हैं ये भी मत कीजिए। ये फ्री वाला जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है ये भी भरपूर इफेक्टिव है, इसे कर लीजिए। हमारी फ्री ई बुक्स है जो मेरे वेबसाइट पे हैं, उसे ले लीजिए। तो कुछ लोग हैं जो पैसा देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, क्योंकि उसी से हमारा काम भी आगे बढ़ता है। सर ऐसे ही कई इमरजेंसी मोमेंट होते हैं, जैसे कि कभी हड्डी टूट जाती है, किसी को एक्सीडेंट, तो आयुर्वेद को छोड़कर वो एलोपैथी की तरफ भागता है जल्दी से जल्द वहां पर ठीक हो जाए। तो उसमें आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का रोल क्या रह जाता है? हाँ नहीं, देखिए मान लो यहाँ पे आप में से किसी के या मेरी हड्डी टूट जाती तो मैं क्या करूंगा? पहली बात तो यही है। तो 10 चले तो मैं नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में जाऊंगा। लेकिन आप बताइए पूरे खगड़िया में नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है कोई? सारी चीज को हटा दिया, फिर क्या किया कि जाना है तो यही एक जगह बचा है। इसलिए इट इज नॉट लाइक दैट कि वो दे चूजिंग कि तीनों हॉस्पिटल सामने सामने तो मैं एलोपैथी में जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। 99.9% जो बजट है भारत सरकार का वो एलोपैथी के लिए है, और 0.1% बजट पूरा आयुष के लिए है। तो जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती वहां वो जा कैसे सकता है? तो याद रखिए जो सर्जरी के फादर माने जाते हैं सुश्रुत, आयुर्वेद के जो रचयिता बोल सकते हैं, तो सुश्रुत से सर्जरी आई थी, लेकिन उसी सर्जरी को अपना बना लिया। और आयुर्वेद के जो बड़े बड़े पहले हॉस्पिटल हुआ करते थे आज से 100 साल पहले, वो सब गायब करा दिए गया। आयुर्वेद के बड़े बड़े टेक्निक्स हैं, आज उनमें से कुछ आप देखेंगे ही, वो कहीं गायब कर दिया। आयुर्वेद के फॉर्मुलेशन है वो नकली आने लगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा आज। और अब बोलते हैं कि आयुर्वेद इफेक्टिव नहीं है, आयुर्वेद में कोई जाना नहीं चाहता। अरे वो है ही नहीं ना, वो यहाँ पे नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है ही कहाँ? अगर होता तो जरूर चाहते हैं। हमारे कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो नेचुरोपैथी में काम करते हैं, तो मैं तो प्रेफर करूंगा कि हमारे नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में आइए और देखिए कि हर तरह का इलाज, इवन आपके हड्डी टूटने का इलाज बिस्तर से हम करते हैं। और अगर वहां नहीं जाना है तो आज का ये ट्रेनिंग जरूर कर लीजिए। उपचार से एहतियात ज्यादा अच्छी है, और आजकल की जो दिनचर्या और आजकल जो लाइफस्टाइल है वो भी लोगों की बहुत ज्यादा खराब है, और ये बीमारियों का कई ज्यादा कारण भी कहते हैं। तो इस पर आप क्या काम कर रहे हैं? देखिए ये तो बात सही है कि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, जैसा आप जानते ही हैं, लेकिन ये थोड़ा पुराना मुहावरा हो गया है, कोई इस पे ज्यादा अट्रैक्शन होती नहीं है, जबकि ये बात सच है ना। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि जो लोग बीमार पड़ गए तो अब वो कैसे ठीक हो जाएंगे? एक बार ठीक हो जाएंगे तो अकल भी ठिकाने पे आ ही जाएगी कि हमने जो गलती की थी। देखिए इन सबको बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफ का स्टाइल, लाइफस्टाइल का मतलब है लाइफ के स्टाइल को जैसा आपने किया उस तरह का आपकी हेल्थ होगी। तो लाइफ के स्टाइल को ठीक करने से लाइफ अपने दोबारा ठीक हो जाएगी। तो जिस लाइफस्टाइल की वजह से ये बीमारी है वो लाइफस्टाइल जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक बीमारी जाएगी नहीं, चाहे आप कितनी भी दवाई ले लें या जो मर्जी इलाज कर लें। डॉक्टर साहब, मैं जितेंद्र भट्ट, नेटवर्क टाइम चैनल से। मेरा सवाल है कि आजकल देखा गया है कि लकवा जो है पैरालिसिस की बहुत दिक्कतें होती हैं और बड़े बुजुर्गों में आती है, ज्यादातर देखने को मिलती है। इसके लिए हमें क्या, किस तरीके का प्रिवेंशन रखना चाहिए कि हम बच सकें, और क्या इसके इलाज हो सकते हैं घर में, घरेलू उपचार? हाँ देखिए, पहली बार तो पैरालिसिस है, हार्ट अटैक है, कार्डियक अरेस्ट है, सारा कुछ काफी बढ़ गया पिछले 4-5 साल में, जब से आप लोगों ने कोविड के 2 खुराक लगाए हैं। पहले भी पैरालिसिस होते थे।
तो ये तो एक बात, इसका प्रिवेंशन तो ये कि किसी भी तरह का कोई एलोपैथिक ड्रग ना लें, किसी भी तरह का कोई वैक्सीन ना लें, दैट इज द फर्स्ट थिंग। और लकवा अगर हो ही गया किसी को, तो उसे उसका इलाज कैसे घर बैठे करें, ये आज का हमारा ट्रेनिंग का पार्ट है। पैरालिसिस में घर बैठे घर के सामान से हम पैरालिसिस को किस प्रकार ठीक करें, एविडेंस बेस्ड तरीके से तेजी से कैसे ठीक करें, वो आज हम सीखेंगे। सर, आप बीमारियों से ठीक होने के लिए जो उपाय बताते हैं, स्वस्थ इंसान स्वस्थ कैसे रह सकता है हमेशा के लिए, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, स्वस्थ इंसान को स्वस्थ रहना है, तो यानी कि वो जो कुछ कर रहा है और शायद वो ऑलरेडी ठीक ही कर रहा है, तभी वो स्वस्थ है एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। आप किसी भी स्वस्थ इंसान को ढूंढिए जो बोले कि वो स्वस्थ है, फिर उसका लाइफस्टाइल देखिए, तो जाने अनजाने वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से वो स्वस्थ है। वो सुबह सुबह जल्दी उठ जाता होगा, शाम को खाना जल्दी डिनर कर लेता होगा, अपने खाने में भरपूर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रखता होगा, रिफाइंड फूड, फास्ट डेयरी प्रोडक्ट ये सब ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता होगा, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा ग्राउंडिंग धरती के साथ जुड़ा होगा, खेत वेत में जाता होगा, तो वो स्वस्थ है। तो अगर कोई स्वस्थ है तो वो जो कर रहा है शायद वही उसकी मदद कर रहा है, तो वो करते रहेगा, वो कर पाएगा, तो वो स्वस्थ ही रहेगा। तो सर, कोरोना काल के समय पे मैंने आपको भी पता के बच्चे कारगर हुआ था। अब मेरा लड़का है 4 साल का, अभी उसको पीलिया हो गया है, बहुत ज्यादा। तो अचानक उसको कैसे करना चाहिए, मतलब आपके उन्होंने कहा कि भर्ती होगा ये। हाँ, देखिए, पीलिया बच्चों को पीलिया हो जाता है, पहली बात तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, ये बात तो दिमाग में रख लीजिए कि घबराने की बात नहीं। पीलिया बच्चों को बहुत तेज होते हैं कंपैरिजन टू द एडल्ट्स। नंबर 2 करना क्या होगा, बच्चे का, मान लो मेरे बच्चे को होता तो मैं क्या करता, बच्चे की डाइट में पूरी तरह से कुछ दिनों के लिए 15 से 20 दिनों के लिए रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लिक्विड डाइट, फ्रूट वेजिटेबल जूस, कोकोनट वाटर, थोड़ा बहुत सनलाइट, इस पे अगर रख देंगे तो बच्चे की हीलिंग कैपेसिटी बड़ी तेजी से होती है, बहुत अच्छी होती है। तो सिर्फ जितना मैंने अभी बताया इतना ही करेंगे, डेयरी प्रोडक्ट हटा देंगे, फास्ट फूड हटा देंगे, तो बच्चा बड़ी तेजी से रिकवर करेगा। फ्रूट जूस, वेजिटेबल स्मूदी, फ्रूट स्मूदी, ये उसकी दवा है। सनलाइट ये उसकी दवा है। हो सके तो थोड़ी बहुत देर ग्राउंडिंग अगर हो सके तो बच्चा रिकवर कर लेगा बड़ी तेजी से। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने ऐसा बोला है कि अगर किसको भर्ती नहीं कराया तो इसके दिमाग में पहुंच जाएगा और ये भाग जाएगा इसके दिमाग से। देखिए, डॉक्टर का दिमाग ही ऐसा है ना, करे तो करे क्या, आप बस जाइए ही मत। उसका काम है डराना। एक्टर, वो डॉक्टर नहीं, वो एक्टर है। वो इस तरह से बातें करते हैं, आपने देखा कि उसका बोलने का एक्सप्रेशन ऐसे होता है कि एक अच्छा खासा इंसान भी डर जाएगा। जिस तरह से आप सिनेमा में डरावनी मूवी देखने जाते ही हैं, आपको पता है कि भूत स्क्रीन से आएगा नहीं, लेकिन फिर भी डर लगता है। आपको पता है सारा कुछ नकली है, यूं ही कहानी है, तब भी डर लगता है। तो वो इस तरह से बोलते हैं कि ये आसान चीज है, जबकि इसका कोई इलाज हॉस्पिटल में नहीं है। याद रखिए कि जब वो बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट भी कराएंगे तो बच्चे का बॉडी भी लड़ रहा है, ठीक होने की कोशिश कर रहा है। वो कोशिश में बच्चे का बॉडी ऑटोमेटिकली ठीक होगा भी, लेकिन हॉस्पिटल में रखेंगे तो हॉस्पिटल में जो दवाइयां दी जाएंगी उससे लड़ता हुआ ठीक होगा, उसके बावजूद भी ठीक हो। इसीलिए मैं तो ये बोलता हूँ कि बिल्कुल मत ले जाइए हॉस्पिटल में। एक तो पहले ही बीमार है, ऊपर से हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, तो उसकी बीमारी और बढ़ने वाली है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पीलिया के लिए हॉस्पिटल में ऐसी कोई दवाई या इलाज है ही नहीं जिससे बच्चे को थोड़ा भी रिलीफ मिले, है ही नहीं। लेकिन मैंने उनसे दवाई ली थी, रिलीफ मिला है। देखिए, वो देखना पड़ेगा, कोई दवाई उनसे पूछिए या वो दवाई का नाम बताइए, कौन सी दवाई से कैसे रिलीफ मिल सकती है। बच्चे के बॉडी में, याद रखिए, फॉर दैट मैटर आपके बॉडी में, मेरे बॉडी में जिस तरह के कोई भी बीमारी है तो किसी दवाई की डेफिशिएंसी से नहीं है। आप बीमार पड़े नॉट बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ एनी ड्रग। जब किसी दवाई की डेफिशिएंसी से कोई बीमारी नहीं हुई है तो कोई दवाई दे के वो बीमारी ठीक कैसे होगी। न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हुई है तो न्यूट्रिशन देने से ठीक होगा। लेकिन फिर भी मैंने जैसे बताया कि बच्चा या आप जब बीमार पड़ते हैं तो बॉडी की इम्यूनिटी हमें ठीक करने की कोशिश करती है। उस कोशिश के दौरान आप खुद भी कुछ भी उल्टा सीधा कोशिश करते हैं, कोई मंत्र पढ़ने लग जाता है, कोई झाड़ फूक करने लग जाता है, और बच्चा तो ठीक हो ही रहा है तो बोले देखो मैंने झाड़ फूक किया इसकी वजह से हो गया ठीक। तो ये एक थोड़ा डिबेटेड चीज है। लेकिन आप दवाइयों के नाम अगर मुझे बताएंगे आपको द प्रेस कॉन्फ्रेंस तो थोड़ा डिटेल में इस पर डिस्कस करूंगा। मामला बच्चे का है, बच्चों को हम इम्पोर्टेंस देते हैं। आज भी ऐसे कुछ बच्चे आएंगे, स्टेज पे आएंगे,
और वो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। आप कुछ पूछना चाह रहे थे? सर्वाइकल कैंसर को लेकर ज्यादा चर्चा चल रही है और लोग वैक्सीन के लिए प्रेफर कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सर्वाइकल कैंसर नाम की कोई कैंसर होता नहीं है, पहली बात तो। लेकिन और वो एचपीवी वैक्सीन पे एचपीवी वायरस पे दोष दे रहे हैं, जबकि एचपीवी वायरस जिसे एचपीवी बोल रहे हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, नाम को थोड़ा ध्यान है। इस वायरस को कभी आइसोलेट भी नहीं किया गया कि भाई देखें ये वायरस किसने देखा हो, ऐसा किया नहीं गया, नंबर 1। नंबर 2, जिस प्रकार एक छोटा बच्चे की बात मनाने के लिए तो बड़े पेरेंट्स डराने के लिए, बात मनाने के लिए कि बच्चा दूध पी लो भूत आ जाएगा, बच्चा पढ़ाई कर लो भूत आ जाएगा, भूत है नहीं लेकिन बच्चा डर रहा है। एक दिन जब बड़ा होता है बच्चा, तब वो जानता है ये तो उल्लू बनाते, मेरा भूत नाम की कोई चीज नहीं होती। ठीक उसी तरह से एचपीवी नाम का एक इमेजिनरी वायरस है जो एक इमेजिनरी बीमारी पैदा कर रहा है, और इसी दैट इज द ट्रुथ। ये मैंने 7 मार्च को सारे सबूतों के साथ, आप सब में से कुछ लोग थे, मैंने पेश किया था। और इसीलिए सर्वाइकल कैंसर हो जाएगा, भूत आ जाएगा तो एचपीवी वैक्सीन लगा लो। जबकि वैक्सीन लगाने का जो बेसिक मकसद है, जान लीजिए आपके माध्यम से, लड़कियों को बाज बनाने का, मतलब क्लियरली बोल रहा हूँ, लाइव भी चल रहा है, राइट। लड़कियां बड़े होके प्रेग्नेंट ना हो जाए, राइट, इसीलिए वैक्सीन लगाई जा रही हैं, ताकि जो आबादी जो बढ़ रही है या आबादी को और कम कर दिया जाए, ये मेन मकसद है। और ये कोई मैं अपनी इमेजिनेशन से बोल ही नहीं सकता। अगर मैं यूं झूठ मूठ का बोलूंगा तो अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कभी से नहीं आ जाएगी, आपको पता ही है ना। इसके सबूत है मेरे पास, वो सबूत मैंने 7 मार्च को दिए भी थे, क्योंकि ये एचपीवी वैक्सीन का अभी खेल दोबारा शुरू हो गया, 2009 में भी शुरू हुआ था, और तब जो लड़कियां थी तब जब लगाया गया था, उसके बाद वो अभी देखें, पूछे वहां से, डेटा बताती है कि वो मांस बन गए हैं, उनको वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, और प्रेग्नेंट अगर हो भी जाते हैं तो अबॉर्शन हो जाता है, अबॉर्ट हो जाते हैं बच्चे, या फिर वो फिर विकलांग पैदा होते हैं। ये हमारे वो सारा डेटा मेरे पास है, हमारे देश का भी, दूसरे देश का भी। So we also कहते हैं कि we should not get vaccinated, लेकिन स्पेशली आफ्टर कोविड गवर्नमेंट एग्जाम्स के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? ऐसे केस में लड़ना चाहिए। अब आजादी से पहले जब हमारे जो फंडामेंटल राइट हमसे छीन रहे थे तो क्या कर रहे थे, हम लड़ रहे थे, है ना। तो अभी भी कोई अगर आपका फंडामेंटल राइट छीनेगा तो क्या करना है, आपको लड़ना है, आपको उसका विरोध करना है, ठीक है ना, आपको सरेंडर नहीं कर देना है। आप कुछ बोल रहे हैं? वैक्सीन से डिटॉक्स करने के लिए क्या करें? हाँ, वैक्सीन से डिटॉक्स करने के लिए क्या करें? वैक्सीन से डिटॉक्स करने के लिए वही करें जो आज मैं बताने जा रहा हूँ। अपना डाइट है, अपना टाइम है, फूड है, कुछ चीजें हैं जो मैं प्रिसाइजली आप बताऊंगा आज की इस ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग का नाम है सेल्फ मॉनिटरिंग एंड रैपिड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, और ये ट्रेनिंग आप नॉट एज ए पत्रकार, आप एज ए इंडिविजुअल भी ये ट्रेनिंग लीजिए। आप कुछ बोल रहे थे, आप इसी बात। छोटे बच्चों को देखा जा रहा है कि चश्मा लग जाता है उन्हें, हाँ कैसे लगवाया जाता है? हाँ, ये वैसे तो आज का ट्रेनिंग का पार्ट आप देखेंगे, किसी भी स्कूल में चले जाइए, फरीदाबाद में आप हैं, किसी भी स्कूल में चले जाइए, आप ऐसे करके नजरें घुमाएंगे, हर तीसरे बच्चे को चश्मा दिखेगा ही दिखेगा, हर तीसरे बच्चे को। अब याद कीजिए, मेरी उम्र के लोग, 50 साल के लोग, अगर यहाँ कोई है तो मैं जब स्कूल में जाते थे, पूरे स्कूल में मुझे याद है एक ही बच्चे को चश्मा था, उसका नाम ही चश्मा पड़ गया, बिकॉज वो यूनिक था। अब तो हर तीसरे बच्चे को चश्मा, ऐसा लगता है कि चश्मा भी यूनिफॉर्म का पार्ट है, कि यूनिफॉर्म के साथ चश्मा ही पहनना होता होगा। तो चश्मा जो बच्चों में बढ़ गया है, वो भी लाइफस्टाइल ओरिएंटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से बढ़ गया है। रहा सवाल इसको कैसे ठीक करें, ये आज हमारा जो स्मार्ट प्रोटोकॉल है उसका एक खास पार्ट है, उसकी ट्रेनिंग अभी मिलेगी आपको, और वो ट्रेनिंग से मैं उम्मीद करता हूँ कैटरैक्ट हो, ग्लूकोमा हो, मायोपिया हो, हाइपरमेट्रोपिया हो, ये सारी जो चश्मे से या चश्मे वाली जो दिक्कतें हैं, ये सारी ठीक हो सकती हैं। हमारे बच्चों के या बड़े जो पेशेंट हैं उनके ठीक हुए हैं, वो सारे उदाहरण भी आपको देंगे। तो खैर डॉक्टर साहब, एक छोटा सवाल है मेरा। एक बच्चा 1 महीने का बच्चा 3 महीने का हो रहा है और उसको इलाज के लिए जन्म से ही उसके रीढ़ की हड्डी में फोड़ा था, तो उसको इलाज के लिए ईएससी में लेकर जाना था, और वहां पर जो है उसका 3 महीने से इलाज चल रहा था। अब क्या हुआ, उसको ऑपरेशन उन्होंने बोल दिया था। ऑपरेशन करने के बाद जो है उसका सर जो है वो बहुत बड़ा हो चुका है, जैसे एलियन के आकार का। तो अब वो उसके माता पिता है बहुत ज्यादा परेशान है, और वो कह रहे हैं अपने घर ले जाओ, घर ले जाकर ठीक हो जाएगा। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, हमेशा मैं बोलता हूँ, आपने मेरे पहले भी लेक्चर में सुने होंगे कि भगवान ने हमें पैक करके भेजा है, उसे दोबारा खोलने के लिए नहीं।
और खास तौर पे जहाँ बात है हमारी रीढ़ की हड्डी का, ब्रेन का, ये ब्रेन के जुड़े हुए नसों का, क्योंकि जब हम डॉक्टर को सर्जरी करने बोलते हैं, स्पाइन की सर्जरी हो, ब्रेन की सर्जरी हो, तो वो कुछ इस प्रकार है जैसे कि आपका टीवी खराब हो गया, आप छोटे से बच्चे को बोलेंगे खोल के ठीक कर दो, तो बच्चा खोल तो लेगा किसी भी तरह से, लेकिन दोबारा जोड़ नहीं पाएगा, राइट। तो जो थोड़ा बहुत टीवी चलता है वो भी खराब हो जाएगा। तो आपके सवाल का जवाब, द डैमेज इज डन। जो डैमेज हो, जो नहीं करना था वो हो चुका। तो इसको जो है उन्होंने आपको ये बोला है कि इसको घर ले जाओ, घर ले जाकर ठीक हो जाएगा। उसमें नहीं, घर लेके ठीक नहीं होगा, वहां से पीछे छुड़ाने, उसका बढ़ गया है। हाँ, वो पीछे छुड़ाने के लिए ऐसा बोल देते हैं, लेकिन वो पर्सनली पर हमें देखना पड़ेगा, कैन बी कंट्रीब्यूट समथिंग। आप एक आखिरी सवाल। डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल को लेकर पेशेंट को डराते हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो आप खुद सोचिए, एक अंडा लीजिए आप, अंडे को अगर एक माहौल दे दें, कुछ समय, कुछ दिनों के अंदर ही चिड़िया निकल आती है अंडे से। अब आप सोचा कभी कि अंडे के अंदर है क्या, जिससे पूरा एक पक्षी बन जाता है अंडा। अंडे के अंदर 68% कोलेस्ट्रॉल ही होता है। सोच के देखिए, जीवन जो शुरू होती है उसमें सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसी एक न्यूट्रिएंट का है, तो वो कोलेस्ट्रॉल है ना। तो ठीक उसी तरह से हम अपनी बात कर लेते हैं। आपके जो बाल नए नए आते हैं, नाखून आ जाते हैं, ब्लड बार बार बनता है, ब्लड खत्म होता है तो नया बन जाता है, आपके हार्मोन्स हैं, आपकी टेस्टोस्टेरोन है, जितने सारे नए सेल्स बनते हैं, स्किन बनता है, इन सब का आउटर लेयर क्या है, वो कोलेस्ट्रॉल है। तो इससे आपको समझ आ रहा होगा कि भाई कोलेस्ट्रॉल हमारे जिंदगी का और जिंदगी का एक मुख्य पार्ट है। तो कोलेस्ट्रॉल कोई विलेन नहीं है। कोलेस्ट्रॉल को विलेन बनाया गया है 1970 में, क्योंकि तब एक चाइना में एक तरह का प्लांट, व्हाइट राइस प्लांट बोलते हैं, उसको जब किसी ने लिया तो देखा कि एक आंकड़ा बॉडी का कम होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल नाम का आंकड़ा कम होने लगता है। तो उसको बेचने के लिए जैसे स्टैटिन बोलते हैं कि वो केमिकल पाया गया कि भाई हम अगर जोड़ दें कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करना बड़ा जरूरी है तो स्टैटिन बिकने लगेगा। तो इसके ऊपर मैंने पूरी किताब लिखी है। किताब का नाम है, वेबसाइट से विष्णु.com से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन कहीं से खरीद सकते हैं। तो सिमिलरली डायबिटीज का, देखिए डायबिटीज का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि आपके बॉडी में शुगर जितना होना चाहिए ब्लड में उससे ज्यादा है। शुगर की अहमियत पता है कि अभी आप जिंदा है, बात कर पा रहे हैं, मैं बात कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे हर सेल में शुगर है। तो शुगर इज इम्पोर्टेंट इन एनी वे। लेकिन जब ब्लड में शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो हमारे सर्कुलेशन थोड़ा ढीले हो जाता है, और जिससे हम खुद ही ढीले हो जाते हैं। तो अब इसमें क्या है कि आपके बॉडी में समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर किसी के का ब्लड शुगर ग्लूकोमीटर में 100 आता है, ग्लूकोमीटर चेक करते हैं 100 आ गया, क्लियर हो गया, 100 mg पर डेसिलीटर। इसका मतलब ये है कि आपके 1 लीटर खून में 1 ग्राम शुगर है। क्लियर हो गया। मान लो आपका 1 लीटर खून निकाल दो, उसको छानने लग जाओ तो कितना शुगर निकलेगा? 1 ग्राम। लेकिन मेरे बॉडी में तो 5 लीटर खून है, तो मेरे बॉडी में कितना शुगर निकल जाएगा? 5 ग्राम। 5 ग्राम मतलब 1 चम्मच। 1 चम्मच यानी कि मेरे पूरे बॉडी को छान लेंगे ब्लड को तो 1 चम्मच शुगर निकलेगा। अगर मेरा ग्लूकोमीटर में कितना नंबर आ रहा है? 100। अच्छा, किसी ग्लूकोमीटर 200 आ रहा है तो कितना चम्मच हो गया? 2 चम्मच हो गया ना, है ना। किसी का 300 आ रहा है तो कितना चम्मच उसके ब्लड में? 3 चम्मच हो गया। ये जो तीसरा वाला चम्मच है एक्स्ट्रा है, जिसे हाई ब्लड शुगर कहते हैं। तो 1 चम्मच शुगर उसका अगर बॉडी से निकाल दें, मेटाबोलाइज करते हैं, तो उसकी डायबिटीज खत्म। तो 1 चम्मच कैसे निकालेंगे, यही आज का ये है। इसको निकालने में 3 दिन लगते हैं। सर मेरा आखिरी सवाल मेरा ये है कि आज देखा जा रहा है कि जो वाइट है तेजी से बढ़ रहे हैं कम उम्र में लोगों में भी, तो क्या रीजन है सर ये? देखिए मेरे भी कितने वाइट है, जिस दिन मुझे पता चल जाएगा क्या रीजन है, क्या करना है, पहले तो मैं अपना इलाज कराऊंगा। लेकिन फिर भी ये आपका सवाल समझ गए हैं। बच्चों में भी आप देख रहे हैं, बचपन से ही पहले इतने वाइट हेयर नहीं होते थे जितने कि आज की तारीख में बच्चों में या जल्दी उम्र में होने लगते हैं। कई सारे कारण हैं। देखिए जैसे बाल है या नाखून है या स्किन है, ये हमारा एवरीथिंग नीड्स ए न्यूट्रिशन। जब न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलेगा, देर रात तक खाएंगे, इस तरह का काम करेंगे, फास्ट फूड खाएंगे, रिफाइंड चीज खाएंगे, रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स नहीं लेंगे, तो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी बॉडी के सारे ऑर्गन ही काम करना कम कर देते हैं, वो जल्दी बूढ़े होने लगते हैं। इसे हम एजिंग से जोड़ सकते हैं। स्किन भी बूढ़ी होने लगती है, दैट इज कॉल्ड एजिंग। एजिंग प्रोसेस फास्ट होने लगता है, तो एजिंग के जितने सारे साइड इफेक्ट्स हैं, चाहे वो सफेद बाल होना या स्किन में झुर्रियां पड़ जाना, वो ज्यादा होने लगता है।
ठीक है ना। तो इसका कारण है एजिंग। एजिंग को फास्ट कर सकते हैं। आपके पास एक नई गाड़ी है जिसका मान लो 10 साल तक उसकी लाइफ स्पैन है, लेकिन उसको चाहे तो 5 साल में बूढ़ा कर सकते हैं, गड्ढे में चलाओ, उसका ध्यान ना रखो, तो वो एजिंग का ही एक कारण है। लेकिन हाँ, उस एजिंग को हम रोक सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं कुछ हद तक, और उसे पटरी पे ला सकते हैं। सर आखिरी सवाल है मेरा आपसे, हाँ। दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि समय आ गया है, आज वर्ल्ड हेल्थ डे का दिन है, कि आपको अपना डॉक्टर, अगर जिंदा रहना है आपको अपना डॉक्टर बनना ही पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि कोई हॉस्पिटल, कोई हेल्थ एजेंसी, कोई हेल्थ मिनिस्ट्री आपको ठीक करने का कोई काम करेगी, तो वो काम करने वाली है नहीं, राइट। वो देखभाल करेगी, कोई ऐसा स्कीम बना देगी, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक ही इंसान की है, वो है आपको सिर्फ आपकी, किसी और की नहीं है। तो अगर तो ऐसा है तो हमें उसकी ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी। करेंगे आपको, आप संपर्क करने वाली टीम है, आपका सारा जो मेडिकल हिस्ट्री मेरे पास आएगा और मेडिकल हिस्ट्री को मैं देखूंगा। हमारी टीम में हर तरह के डॉक्टर से वो देखेंगे, एक खास आपके लिए सर्टिफिकेट चार्ज बनेगा और 1 महीने का फॉलोअप होगा, आप जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ से, यानी कि वर्चुअल सारा कुछ होगा। लेकिन जैसा बोल रहे कुछ लोग फिजिकली मिलना चाहते हैं तो 72 आवर कैंप हर महीने में एक बार होता है हमारे मेरठ में, महीने का आखिरी हफ्ते के आखिरी फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो वहाँ 3 दिन का कैंप में वो रहते हैं। तो वो एक तरीका है, और लेकिन दोनों तरीके लचीला है, कैसे लगेंगे फ्री में ठीक हो रहा है। तो आज जो हमने पूरा आपको 3.5 घंटे का ट्रेनिंग दिया है, इसमें ही लगभग लोग यही कर लेंगे तो सर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर कोई बीमार हो रहा है तो वो मेडिसिन ही लेगा, स्पेशली स्लम्स एरिया में ये सब नॉलेज नहीं है। क्या आने वाले समय में डॉक्टर तैयार से वहाँ तक रीच आउट करेंगे लोगों को? देखिए, स्लम को तो एक बार तो छोड़ दीजिए कि स्लम में जो होते हैं बच्चे, गरीब बच्चे, चप्पल जूते भी नहीं होते, तो वो धरती पे जुड़े रहते हैं, है ना, ज़्यादा खा पाते नहीं हैं, ज़्यादा एंट्री होती नहीं है, नेचर से जुड़े रहते हैं, धूप लगती रहती है, घर मकान होते नहीं है ठीक से, तो धूप लगने की वजह से धरती जुड़े रहने से आप देखेंगे बहुत छोटा बच्चा बहुत गरीब होगा तो वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज पेशेंट बन गया, या ऑक्सीजन का पेशेंट बन गया, या सर्विकल कैंसर का पेशेंट बन गया। गरीब बच्चों में नहीं देखेंगे बीमारी, ये बीमारी अपनी बीमारी है, पहली बात। और दूसरी बात, ये दवाइयों का जो ट्रेंड है ये अमीरों का है। अमीर को लगता है कि मेरे पास पैसे हैं तो पैसों से मैं सारा अपना इलाज करवाऊंगा, इलाज करा लेगा, ठीक नहीं होगा, उस टाइम में पता रहेगा। गरीब उस टाइम में बचेगा नहीं, ये पैसे चाहिए उसको, तभी वो हॉस्पिटल जाएगा, ना तो हॉस्पिटल पैसे हैं ना हॉस्पिटल जा रहा है वो, फिर भी ठीक है। आप देखिए बाहर निकले यहाँ से सड़क से, और आप आंख बंद करके 10 गरीब आदमी को पकड़ लीजिए और आंख बंद करके 10 अमीर आदमी को पकड़ लीजिए, आपके हिसाब से 10 अमीर ज्यादा बीमार करेंगे, 10 गरीब ज्यादा करेंगे। आपका सुनपुर जुनाता है कि 10 गरीब हेल्दी होंगे, 10 अमीर रैंडमली पकड़ेंगे, ज्यादा बीमार होंगे। मतलब आपका कहने का ये जो पैसा है वो बीमार करता है। हाँ, मेरा कहने का यही मतलब है, लेकिन आप भी बताइए, आपका कहना है कि आप सहमत है कि नहीं, आप देख लीजिए प्रैक्टिकली। मैं तो बोल रहा हूँ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एक तरह की बीमारी है, ओवर न्यूट्रिशन एक और तरह की बीमारी है। अमीर होना ही बीमार होने का कारण बनता है। अगर फ्यूचर में भी कोरोना जैसी बीमारी को मतलब दोबारा पता लगता है कि इस तरह की कोई बीमारी आ रही है, तो क्या हमें सेफ्टी मतलब पहले रखनी चाहिए? पहली सेफ्टी अगर फ्यूचर में मतलब आपका जैसा सवाल है, कोरोना जैसी बीमारी आ रही है, तो पहली सेफ्टी कि टीवी बंद कर दो, अखबार पढ़ना बंद कर दो। जैसे ये दोनों चीज करेंगे तो आपको कोरोना दिखाई नहीं देगा। पहले भी आपने यही किया कि तो लॉकडाउन करके घर में बैठ के टीवी देखने लगे, सुबह शाम आप टीवी देखने लगे। ना कोरोना कभी था, ना कोरोना आ सकती है, ये झूठ फैलाया गया था। हर साल फैलाते हैं, पिछले साल एक्सटीवी के नाम पे फैलाया, अभी टीका के नाम पे फैलाया, अभी कोरोना सिकाटा आ गया पिछले हफ्ते, और नया वेरिएंट आ गया, जैसे नॉर्विका का नया वेरिएंट आता है, राइट, या फिर महिंद्रा का आता है, थार आ गया, फिर थार रॉक्स आ गया, भाई रॉक्स अल्फा आ गया। तो उसी ट्रेंड में जैसे वेब सीरीज होती है, पार्ट 1 आता है, पार्ट 2 आता है, उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए कोरोना का नया वेरिएंट आ गया, सिकाटा, नाम भी ऐसा लगा कि थोड़ा मॉडर्न सा लगे, नया है तो, है ना। तो ये हर साल, उससे पिछले साल याद मुझे मॉन्कीपॉक्स आ गया था। तो ये तब तक आता रहेगा जब तक कि आप डरते रहेंगे। तो आपको लोगों को जागरूक करके, अगर जागरूक हो जाए, लोगों को पता चल जाएगी तो झूठ है फिर नहीं आएगा। तो आज आपने जो है दावा किया है कि HIV पॉजिटिव वाले को खून, आपको खून से मिला दे, और आपने जो है अपना आपने आज एक अहम योगदान जो है निभाया है
बीमारी के लिए, और इसमें क्या कहेंगे? देखिए, HIV एड्स नाम की कोई बीमारी होती नहीं है पहली बात, लेकिन जो गरीब लोग हैं, ट्रक ड्राइवर टाइप लोग होते हैं, वो चुंगल में फंस जाते हैं और HIV के टेस्ट करते हैं। वो टेस्ट अगर नहीं किया तो 100 में हर 100 में से 2% लोगों को पॉजिटिव आ ही जाएगा, टेस्ट बना ही नहीं। फिर बोल देंगे आपको तो HIV, आपको तो ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी लेना है, और वो थेरेपी मतलब वो दवाइयाँ इतनी खतरनाक एंटीवायरल दवाइयाँ होती हैं जिससे वो थकान रहेगी, वीकनेस रहेगी, सांस फूलेगा, नाक से ब्रीथिंग होगी, और डॉक्टर बोलेगा देखो HIV आपको है, जो पहले नहीं था उसको, और दवाइयाँ जिंदगी भर लेनी ताकि जिंदगी भर ये बीमारी बनी रहे। ये दवाइयों से जो बीमारी है तो रियल में नहीं है बीमारी। हमारे पास 1000 ऐसे पेशेंट हैं राइट नाउ जो HIV बोला गया था, हमें से दवाई छुड़ाई उनकी, और वो उसको 1000, मैं तो लाइव बता रहा हूँ, लाइव चल रहा है कई सारे कैमरास में कि हमारे, मैं तो बोल रहा हूँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चाहे मेरे 1000 पेशेंट का डेटा देखे, वो देखने नहीं आई, क्योंकि देखने आएगी तो मुझे उनका भाटा भूल जाएगा। सर, ऑटिज्म को लेकर अभी भी ऐसी धारणाएं हैं भारत में कि जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स की फैमिली भी है, वो इसे मेडिकल कंडीशन या कोई और कंडीशन नहीं समझती, वो अभी भी दूसरी तरफ जाती है। जैसे कि हमारे भारत में बहुत ज्यादा होता है बीमारी से पहले झाड़ फूंक जैसे इलाज करवाना, तो ऐसे पेरेंट्स को कैसे जागरूक किया जाए? ऐसे पेरेंट्स को जागरूक करने का काम डॉक्टर नमिता कर रही हैं हमें समय से। उनके कम अलाउ चेयर यहाँ पर पहुँचा देना। पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा, जब एक माँ का बच्चा बीमार होता है ना तो वो हर चीज देखती है, तो जाने दीजिए झाड़ फूंक में क्या फर्क पड़ जाएगा, जाने दीजिए ना उसको। अगर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, पीस मिल रहा है, अगर आपके घर में ऐसा बच्चा होगा तब आपको समझ में आएगा। बैठ तो मतलब कोई बेवकूफ नहीं है, और लेट इट बी। अभी आपने ऑटिज्म का नाम लिया, तो ऑटिज्म की कुछ स्लाइड्स वगैरह डॉक्टर नमिता लाई है, मैं चाहता हूँ आप पेश करेंगे थोड़ा। तो ये इन बच्चों की बहुत प्रॉब्लम होती है स्कूल में, इनके अच्छे ग्रेड्स नहीं आते हैं, बट अगर आप देखेंगे अभी एकेडमिक ईयर खत्म हुआ है, सारे बच्चे प्रमोट हुए नए क्लासेस में, तो हमारे सब बच्चों के A ग्रेड आए हैं, बहुत सारे बच्चों के हमारे A ग्रेड आए हैं, और वो जो एक अनबिलीवेबल बात है। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि उन बच्चों के ब्रेन में जो वायु है उसमें वाइब्रेशन गड़बड़ हो रही है, जैसे ही हमने उसको ठीक करा बच्चों का ब्रेन ऑटोमेटिकली काम करने लगा और ठीक हो गया, स्कूल में उनकी परफॉर्मेंस भी बिल्कुल अच्छी हो गई। और यही बच्चे थे जो पेंसिल नहीं पकड़ पाते थे क्योंकि इनकी फिंगर्स में वायु डिस्टर्ब थी, और ये वायु ठीक होते ही ये इतनी अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बना रहे हैं, जिसको हमने पहले प्रेजेंट भी किया था। तो बीमारियां कोई बड़ी बड़ी होती नहीं, दिखाया जाता है बड़ी बड़ी हैं, और हमसे रूट कॉज पे काम करिए आप। अगर आप रूट कॉज पे काम करेंगे तो बहुत जल्दी ये सारी बीमारियां चली जाएंगी। और देखिए बच्चों ने मतलब कितना अच्छा अच्छा लिखा है कि कौन कह सकता है कि इनका बच्चों का दिमाग नहीं चलता। अगर आप इनको पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि I was once different too. I may be different, but my word is beautiful. Eventually they are realizing कि मतलब कि they are healing, they are so happy. After the camp protocol, the mom and kids all are rising like anything. ये मेरे पास ये मार्कशीट है, जैसा डॉक्टर नमिता ने बताया, ये उन्हीं बच्चों के मार्कशीट है जिन्हें फोटे कहते हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बच्चे हैं, और मार्कशीट में स्कूल का नाम, प्रिंसिपल का नाम, डेट, और उनमें सब में A ग्रेड आए, ये सारा देख सकते हैं। एक बच्चे का नहीं है, एक आरव, दूसरा बच्चा ये अर्धय सोनी, ये कहाँ का बच्चा है, ये है हमीरपुर का बच्चा है, न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल का। तो ऑनलाइन हो सकता है हमीरपुर का भी कोई देख रहा हो, तो ये झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ऑनलाइन भी अभी है, और ये मैं ये दिखा भी रहा हूँ, अगर आप देख रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास बच्चों के मार्कशीट आते रहते हैं एग्जाम के बाद, और वो मार्कशीट देखेंगे तो कहीं से कहीं तक आप ये रिलेट नहीं कर पाएंगे कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट थे, ऑटिज्म के बच्चे थे, जो बोल नहीं पाते थे, जो कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे। ये समृद्ध है, और ये असम का है, और इसका A ग्रेड आया है। अधिकतर सब्जेक्ट में 90 से ऊपर मार्क्स आए हैं, तो भी अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। तो ऐसे ही एक ही करके मैं दिखाता जाऊँ तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। एक और बच्चे का एजुकेशन मिशन स्कूल ये है, एक और बच्चे का, और ये ब्लॉसम इंग्लिश स्कूल, एक और बच्चे का मार्कशीट है।
और ये बच्चे का नाम है मयंक शाह और ये वेस्ट बंगाल का है, ये मार्कशीट है। तो बोलने का मतलब है कि ये मार्कशीट्स, ये ड्राइंग, पेंटिंग, ये साबित करती है कि ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं। तो एलोपैथी का ये रोल है, पहले तो बच्चे को बीमार कर दो, जो हेल्दी पैदा हुआ था उस बच्चे को वैक्सीन पे वैक्सीन लगा दो, बच्चों में लगाई जाएगी वैक्सीन, और जब बीमार हो ही गया बच्चा तो उससे भी व्यापार कर लो, राइट। थेरेपी के नाम पे उसको स्पीच थेरेपी या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी में उलझा दो और जिंदगी भर उसको बता दो। तो आपके माध्यम से ऐसे पेरेंट्स तक हम पहुंचना चाहते हैं, हम बोलना चाहते हैं कि 1 महीना ऑनलाइन हमारे से जुड़ के आप सिर्फ जो लोग 15 मिनट के बताएंगे वही करना है पूरे दिन भर में, और उससे इन बच्चों की तरह जिनके मार्कशीट हमने दिखाए, इस तरह के करीब 6000 बच्चे अभी तक है हमारे पास, 6000। और आप में से कोई भी जो सुन रहे हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री हो, मेडिकल एसोसिएशन हो, उनको भी मैं इन्वाइट करता हूँ हमारे हेल्थ में आइए, उन 6000 बच्चों का डेटा लीजिए और खुद ब खुद देखिए कि वो बच्चे ठीक हुए कि नहीं, और अगर आपको लगता है कि वो ठीक हो गए हैं तो ये मैसेज आपके माध्यम से, सबके माध्यम से जनता तक पहुंचनी चाहिए। एक बच्चा जब ठीक होता है तो परिवार ठीक होता है। तो आज के इस वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन हमारा मिशन है खास तौर पर बच्चों की हेल्थ में जिंदगी पड़ी हुई है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो स्पेशल स्कूल में जाते थे और उनको नॉर्मल स्कूल में प्रमोट कर दिया गया है, ये भी हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 2 महीने में ही एक बच्चा स्पेशल स्कूल से, जिनको शैडो टीचर की जरूरत पड़ती थी, अब उनको उन स्पेशल टीचर्स की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे भी बच्चे हमारे साथ हैं। सर लास्ट क्वेश्चन है, ऑटिज्म से सिर्फ बच्चे ठीक हो सकते हैं या बड़ों के भी चांसेस है इसमें? मैंने पहले बताया था आपको कि ऑटिज्म के जो बच्चे हैं हद से तो 20 साल 25 साल तक ही होते हैं। उससे पहले दुनिया में ऑटिज्म आई, ये बीमारी तभी आई तो वैक्सीन ज्यादा आ गई बच्चों में, और तो हमने देखा हमारे पास 22 साल तक के बच्चे हैं, लेकिन उनमें भी काफी इम्प्रूवमेंट है, 17 वाले ग्रुप में भी हमारे पास करीब 2 ऐसे बच्चे हैं। सर एक छोटा और आखिरी सवाल है, सर आज के डेट में सबसे ज्यादा जो देखे जा रहे हैं वो हार्ट अटैक के केस देखे जा रहे हैं, और वो नौजवानों में जो हेल्थ में भी देखा जाए, ठीक है, जिम भी जा रहा है, और पार्कों में भी ऐसे केस देखने को मिले हैं जिनको हार्ट अटैक आए हैं। क्या रीजन है, क्या वजह है जो हार्ट अटैक तेजी से बढ़ रहे हैं? देखिए, हार्ट अटैक बढ़ने का सबसे बड़ी वजह है कोविड के जो खुराक आपने लिए हैं, और कोविड के खुराक से कई लोगों को आपने अपने आसपास देखा है, और जो बात मैंने बताई अभी कोविड के खुराक से हार्ट अटैक होता है हुआ है, इसके सबूत इसमें है 3,500 ये बात मैंने 2020 में बताई थी, तो वैक्सीन आने वाला था, तभी मैंने इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके किताब भी रिलीज की थी। तब मैंने 1 क्वेश्चन दैट चेंज योर लाइफ, और तब मैंने बता दिया था कि कोविड के वैक्सीन आएंगे, आप मत लगाइएगा, उससे हार्ट अटैक, कार्डियक के चांसेस बढ़ जाएंगे, मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बावजूद भी किसी न किसी वजह से या फोर्सफुली लगाया गया, और आज वो झेल ही रहे हैं। तो उसका मुख्य कारण एक ही है